हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.7 चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपके सामने है, तो ऐसा किताब लेकर बैठे हैं आप। दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु का 2 गुना और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। आपको बताना है कि अनी और बीजू की आयु कितनी है। तो बच्चों हम मान लिए माना अनी की आयु x वर्ष और बीजू की आयु y वर्ष है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनकी आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो ये शर्त को आप यही बना लो। प्रश्न के अनुसार क्या दिया है कि x माइनस वाई इक्वल 3। इन दोनों में 3 वर्ष का अंतर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं। अब बोल रहा है अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है। तो अनी की आयु x वर्ष है, तो आप लिख सकते हैं। इसलिए धर्म की आयु आप पूरा लिख सकते हो। अनी के पिता धर्म, तो धर्म की आयु अनी की आयु का 2 गुना, तो अनी की आयु x है, तो ये 2x होगा। और फिर प्रश्न ये बोल रहा है कि बीजू की आयु, ये बीजू की आयु y वर्ष है, उसके बहन कैथी की आयु की दुगनी है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कैथी की आयु बीजू का आधा होगा। इसलिए लिख सकते हैं यहाँ कैथी की आयु इक्वल y/2। क्यों? क्योंकि कैथी की आयु अपने भाई की आयु का कब आधा होगा। ओके, तो फिर प्रश्न क्या बोल रहा है कि कैथी और धर्म की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। मतलब इन दोनों में 30 वर्ष का अंतर है। इसलिए 2x माइनस y/2 इक्वल 30। इसको थोड़ा सा इक्वेशन को सही कर लेते हैं हम। 2 दूनी 4 x माइनस वाई इक्वल 2 का इधर करेंगे तो 60। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम x और y का मान निकाल लेते हैं। वही x और y यहाँ अनी की आयु और कैथी की आयु होंगे, बीजू की आयु होंगे। ओके, तो अब इन समीकरणों को देखें तो y बराबर दिख रहा है। समीकरण 2 में से 1 घटाते हैं या 1 में से 2 घटाते हैं। क्योंकि ये अंक थोड़ा बड़े हैं तो 2 में से ही 1 को घटा के विलोपन विधि से हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो 2 को ऊपर लिख लो। 4x माइनस वाई इक्वल 60 और x माइनस वाई इक्वल 3 घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, ये कैंसिल हो गया। 4x माइनस x 3x इक्वल ये हो गया 57। तो x इक्वल क्या आएगा 57/3 इक्वल 19। तो फिर लिखते हैं x का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 या 2 का ही रखो, 1 आसान है थोड़ा। समीकरण 1 में रखने पर तो इसमें रखते हैं कि x की जगह पे 19 माइनस वाई इक्वल 3। तो माइनस वाई इक्वल 3 माइनस 19 बराबर माइनस 16। तो y बराबर क्या होगा 16। ये दोनों माइनस कट गए। अतः शब्दों में उत्तर दीजिए, आप बोल सकते हैं। अतः यहाँ लिख रहे हैं अनी की आयु, अतः अनी की आयु x माने हैं तो x कितना है 19, तो लिखोगे 19 वर्ष। फिर लिखेंगे बीजू की आयु y, या लिखते हैं बीजू की आयु y मीन्स 16, तो 16 वर्ष। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। वीडियो रोकिए और इसको नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 2, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। और दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे मात्र 10 रुपया दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। आपको ये बताना है उनके पास मतलब उनकी संपत्तियां क्या हैं, उनके पास कितने कितने रुपए थे। तो हम मान लिए कि पहले मित्र की संपत्ति x रुपया और दूसरे मित्र की संपत्ति y रुपया है। अब प्रश्न की शर्तों को हम इसमें लगा रहे हैं। प्रश्न के अनुसार ध्यान दीजिएगा। पहला वाला मित्र बोला है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, तो ये अगर 100 इसको देता है तो इसके पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे, x + 100 हो जाएंगे।
लेकिन इसके पास अब कितने बचेंगे, y माइनस 100 बन जाएंगे, क्योंकि इसमें 100 कम होगा। अब शर्त क्या है कि पहला बोला है कि मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊं, मतलब इसके पास इस दूसरे वाले मित्र से 2 गुना रुपए हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लो, पहले इक्वेशन बना के छोड़िए। यक्स प्लस 100 इक्वल 2y माइनस 200, यानी दिस इम्प्लाइज इसको अगर इधर हम करते हैं, या चलो इसको उधर ही कर लेते हैं, 2y माइनस ये 200 माइनस 100 मिलकर क्या हो गया 300। इक्वेशन नंबर 1 बना लो इसको। अब दूसरा शर्त देखते हैं, तो दूसरे शर्त को ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेंगे। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 रुपए दे दो, कौन देगा, ये पहला वाला देगा, इसको 10 रुपया देगा, तो आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। इसके पास अब कितने रुपए हो जाएंगे, y प्लस 10, लेकिन इसके पास तो यक्स माइनस 10 होंगे, क्योंकि ये 10 दे दिया। और प्रश्न ये बोला कि इसके पास इसके 6 गुना संपत्ति हो जाएगी, 6 गुना। तो दिस इम्प्लाइज इसको भी शांत कर जाओ, y प्लस 10 इक्वल ये हो गया 6 यक्स माइनस 60। इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। दिस इम्प्लाइज y इक्वल, इसको इधर भेजते हैं, तो 6 यक्स माइनस 60 और माइनस 10 मिलकर माइनस 70। इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों आपको समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। आप चाहे जो विधि अपनाओ, विलोपन विधि अपनाओ या फिर प्रतिस्थापन विधि। यहाँ तो हमको लगता है प्रतिस्थापन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में यही रख लेते हैं, या आपकी इच्छा जैसे सॉल्व करो। हम ऐसे लिखते हैं कि समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए y इक्वल 6, इस यक्स के जगह पे क्या रखेंगे 2y माइनस 300, 2y माइनस 300 माइनस 70। तो y इक्वल क्या हो गया, इसका गुणा करो 6 दूनी 12y माइनस 6 तरीके 18 और माइनस 70। इस 12y को इधर करते हैं तो y माइनस 12y मिलकर माइनस 11y होगा, और ये दोनों माइनस में ही है तो जुटेंगे 1870। माइनस माइनस प्लस होगा, y बराबर 11 से भाग देना, तो 11 कम 11 7 77 हो गया, 11 7 77 170। अब लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कहाँ पर है, यहाँ है आपके सामने, तो यक्स इक्वल होगा आपका 2 इंटू इस y को रखना 170 माइनस 300, ये हो गया। तो यहाँ से यक्स इक्वल क्या होगा 17 दूनी 34 340 माइनस 300 तो बराबर 40। अतः उनकी संपत्तियां, उनकी क्रमशः संपत्तियां लिख देते हैं, या नाम रख के लिख सकते हो, पहले मित्र की संपत्ति, उनकी क्रमशः संपत्तियां कितनी कितनी है, यक्स हो गया 40 तथा y कितना हो गया 170 रुपए हैं। आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो, देखते हैं। जैसे ये क्या पहला मित्र क्या बोला, अगर आप हमें 100 दे दो तो ये 100 देगा, तो इसके पास 140 हो जाएंगे, इसके पास 70 हो गया, इसका 2 गुना धनी हो गया कि नहीं, 70 गुना 140। चलिए पहला कंडीशन सही हो गया। दूसरा क्या बोला, यदि आप मुझे 10 दे दो, ये बोला आप हमें 10 रुपया दो, तो इसके पास तब 30 बचेंगे, और इसके पास कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 170 10 180। इसका 6 गुना धनी हो गया कि नहीं, 30 6 180, ये 6 गुना धनी हो गया। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आंसर आपका सही है, इसको नोट कीजिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। ध्यान देंगे, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, स्पीड बढ़ाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जितना समय वो मतलब नियत चाल से चलने से जो समय लगता था उससे 2 घंटे कम लगते, जल्दी पहुंच जाएगी। और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, स्पीड कम होता, तो निश्चित समय अधिक लगेंगे, तो 3 घंटे अधिक समय लगते। आपको बताना है कि रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितनी है। तो हम 2 चीज मानते हैं, माना रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी x किलोमीटर है
और रेलगाड़ी किस स्पीड से चल रही है, y किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों ऐसे नियत चाल से चले अगर तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी यक्ष बटे y घंटे, ऐसे मतलब चाल कम या अधिक नहीं करती तो इतना समय लगता है। अब प्रश्न के अनुसार ऐसे देखते हैं, प्रश्नानुसार पहला शर्त क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला शर्त ये बोल रहा है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती तो स्पीड कितना हो जाए, y + 10 हो जाए, तो समय कितना होगा, समय निकालिए। दूरी तो बढ़ेगा नहीं, तो समय बराबर दूरी बटे चाल यक्ष अपान y + 10 होता कि नहीं। लेकिन प्रश्न ये बोल रहा है कि यह जो समय है, यह समय जो पहले वाला समय है उससे 2 घंटे कम लगते हैं, 2 घंटे कम है, मतलब इससे 2 घंटा कम है, यानी इक्वल यक्ष अपान y - 2। ये जो टाइम मिला 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाने से जो समय निकला, ये समय पहले वाला जो समय था उसे 2 घंटे कम है, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि यदि स्पीड उसका 10 किलोमीटर धीमा हो जाता है, y - 10 होता, तो समय कितना लगता, यक्ष अपान y - 10। तो ये पहले वाले समय से क्या है, 3 घंटे अधिक है, यक्ष अपान y + 3, इक्वेशन नंबर 2। हमें इन दोनों समीकरणों को हल करके यक्ष और y का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों ये कोई जरूरी नहीं है कि हम एलसीएम वगैरह लेके ही फिर ये गुणा करके ही सॉल्व करें। आप देख सकते हैं यक्ष बटे y यहाँ पर भी है और यक्ष बटे y यहाँ पर भी है। तो हम चाहें तो समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा दें तो यक्ष बटे y और यक्ष बटे y तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा ही करते हैं, चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, देखिए घटाते हैं तो ये तो कैंसिल हो गया। अब सीधे हम लिख रहे हैं, नीचे ऊपर नहीं लिख रहे हैं, यक्ष अपान y + 10 माइनस, इसको माइनस करना है, यक्ष अपान y - 10, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये -2 और ये हो गया -3, -2 -3। तो इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं, चलो इसमें से यक्ष को हम कॉमन लेते हैं, ओके, यक्ष कॉमन ले लें तो यहाँ y + 10 और y - 10 तो एलसीएम होगा, तो ये हो गया y - 10 और माइनस ये इधर जाएगा तो y - 10 ये भी होगा, इक्वल -5। तो यक्ष ये y से y कैंसिल होगा, ये गुणे -20 यहाँ होगा और इक्वल ये -5 ये गुणा करते हैं तो y² - 100 होगा, ओके। तो फिर यहाँ से माइनस माइनस तो कैंसिल, 5 चौको 20, 4 यक्ष इक्वल क्या हो गया, y² - 100। तो यहाँ से यक्ष इक्वल आएगा y² - 100/4। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लें। बच्चों हमें करना क्या है, हमें यक्ष का ही मान बताना है, ओके। काम ये करते हैं, ये यक्ष की वैल्यू समीकरण नंबर 1 या 2 कहीं रख के y का मान निकाल लेते हैं और वो y का मान इसमें रखते हैं तो यक्ष की वैल्यू मिलेगा। थोड़ा सा समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। हम लिखते हैं कि यक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ध्यान दीजिए, 1 कहाँ है, ये है यक्ष। यक्ष के जगह पे रखते हैं y² - 100/4 और ऑलरेडी इसके बढ़ते तो y + 10 है, इक्वल यहाँ यक्ष मीन्स ये हो गया y² - 100 अपान ये y भी है, यहाँ 4 भी है तो 4y लिखते हैं -2। ये मान रखना, थोड़ा सा चेकअप कर लेंगे, मान में कोई गलती ना हो। तो अब ये पूर्णतः y में एक समीकरण प्राप्त हो चुका है, इसको हम सॉल्व करके पहले y का मान निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो एक काम ऐसे कर लो, इसका थोड़ा सा गुणनखंड बना लेते हैं। जैसे इसको लिखते हैं y + 10 और y - 10, y² - 100 हो गया, ये 4y + 10 यहाँ लिख सकते हैं, इक्वल, इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y² - 100/4y है यहाँ और -2 यहाँ पर छोड़िए, तो y + 10 से y + 10 काट सकते हैं। अब इसे हम ऐसे लिख रहे हैं y - 10/4 इक्वल, यहाँ 4y का एलसीएम ले लें, तो ये हो गया y² - 100 माइनस ये 4 दूनी 8y यहाँ होगा,
इस y से फोर से फोर तो काट सकते हैं, y का गुणा इधर कर लो, वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 100 माइनस 8y। इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ माइनस 10y और ये प्लस 8y होगा, इक्वल क्या हो गया माइनस 100। तो ये क्या हो रहा है माइनस 2y इक्वल माइनस 100। तो y इक्वल कितना 50। तो y का मान हम इसमें रख लें तो x का मान मिल जाएगा। समीकरण 3 से ध्यान दीजिएगा, x इक्वल y के जगह पर 50 रखते हो तो 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 माइनस यहाँ हो गया 100 बटे 4। तो 2500 में से 100 घटाएंगे तो 2400 बटे 4 छक्के 24 यानी 600 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी के द्वारा तय दूरी यक्ष है तो लास्ट में लिख लेंगे, अतः रेलगाड़ी के द्वारा तय दूरी कितना होगा 600 किलोमीटर। बच्चों इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, नोट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना आपको। बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं, ध्यान दीजिए, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। स्वतः मान लीजिए कोई टीचर कहे कि आप लोग लाइन अप हो जाइए, तो बच्चे मान लीजिए स्वतः ऐसे लाइन बना के खड़े हो गए, यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रत्येक लाइन। तो ये पंक्ति की संख्या, तो हम ये मान लिए कि हमारा विद्यार्थी यक्ष पंक्तियों में खड़ा हुए, 1 2 3 ऐसे करके यक्ष पंक्तियों में खड़ा हो गए। और ये भी हम मान ले रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में y विद्यार्थी, इसमें y, इसमें सब में y विद्यार्थी हैं। तो ये चीज हम मान लिए। तो इसलिए विद्यार्थियों की संख्या अगर हमें निकालना हो तो यहाँ से अभी क्या होगा, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या तो यक्ष इंटू वाई होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, प्रथम शर्तानुसार अब ध्यान दीजिएगा, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक खड़े होते, अभी एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हुए हैं y, तो अभी यहाँ y+3 खड़े होते तो क्या होता, तो एक पंक्ति कम होती। यहाँ जो यक्ष पंक्ति है ये x-1 पंक्ति ही होती। तो अब टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होता, तो इसका गुणा करने पर ही होगा, लेकिन वो गुणनफल तो राइट इतना ही होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो प्रथम शर्त क्या होगा कि ये y+3 जो होगा, इसमें अगर x-1 से गुणा करें तो अब ये विद्यार्थियों की संख्या अब ये मिलेगा, लेकिन ये विद्यार्थियों की संख्या तो xy, क्योंकि अदर क्लास से कोई स्टूडेंट तो इसमें शामिल हुए नहीं है, तो टोटल नंबर वही होगा। इसको सॉल्व करके थोड़ा सा हम देखते हैं, xy इसका गुणा -y, इसमें करते हैं तो 3x-3 इक्वल xy। तो xy से xy कैंसिल, यहाँ बच गया 3x-y इक्वल 3 कर लो, इक्वेशन नंबर 1। अब द्वितीय शर्त क्या है, लिख सकते हैं द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार यहाँ देखिए, कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, प्रत्येक पंक्ति में अभी कितने y थे तो 3 बढ़े, तो अब y-3 होते, 3 कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। ये कम हो रहे हैं तो जो कट रहे हैं वो इधर जाते, तो अब x+2 पंक्तियां बनती। तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे y-3 इंटू x+2, लेकिन ये टोटल xy ये भी बराबर होगा। तो इस समीकरण को भी थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसका गुणा कर लो, xy प्लस y का गुणा इसमें +2y -3x, ये -6 इक्वल क्या हो गया xy, xy से xy को कैंसिल होगा। अब हमें इन दोनों समीकरणों को ही सॉल्व करना है। देखिए अभी ऐसे लिखते हैं -3x, ये हो गया +2y, इक्वल कर लेते हैं इसको 6, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। यहाँ +3x है, -3x। अब देख रहे हैं समीकरण 1 में 2 को जोड़ता है तभी 3x वाला कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर इसको जोड़िए
तो एक क्या है 3x माइनस वाई इक्वल 3, और यहाँ पर आ रहा है 3x प्लस 2y इक्वल 6, ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई प्लस 2y, वाई इक्वल 9। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर y इक्वल यहाँ 9 रखो, 3x माइनस 9 इक्वल 3, तो 3x इक्वल 9 3 12, 3x इक्वल 3 चौको 12। अतः विद्यार्थियों की संख्या क्या है, विद्यार्थियों की संख्या यक्ष वाई, यही पूछा गया कक्षा में, विद्यार्थियों की संख्या यक्ष गुणे वाई, 4 गुणे वाई का मतलब 9, 9 चौको 36 विद्यार्थी हैं टोटल उस कक्षा में। नोट कीजिए इसको। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक त्रिभुज एबीसी में एंगल सी इक्वल 3 टाइम्स एंगल बी और ये इक्वल है 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करना है। बच्चों ऐसा कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, हम इसमें ए को मान लेते हैं यक्ष और बी को मान लेते हैं वाई, या अनेकों तरह से मान के लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि मानना एंगल ए इक्वल यक्ष और एंगल बी इक्वल वाई। तो यहाँ से एंगल सी को जेड मानने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आना है, इसलिए एंगल सी क्या है 3 टाइम्स एंगल बी, और ऑलरेडी एंगल बी तो वाई है, मीन्स सी ऑटोमेटिक हो गया 3y। अब हम आते हैं, परंतु हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है 180 होता ही है। हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180, तो ए कितना माने हो यक्ष, बी कितना माने हो वाई, और सी कितना है 3y इक्वल 180। तो यहाँ से तो फिलहाल यक्ष प्लस 4y इक्वल 180 हो गया इक्वेशन नंबर 1। और प्रश्न के अनुसार एक चीज आप देख लें, प्रश्नानुसार यहाँ क्या दिया हुआ है, आप किसी को लेकर चल सकते हो, आप इसको इसके बराबर ही लेकर चलो। आप देख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल, आप चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, चलो एंगल सी ही लिखते हैं। तो 2 एंगल ए कितना है यक्ष और बी कितना है वाई और सी 3y, तो इसको गुणा कर लेते हैं 2x प्लस 2y इक्वल 3y। तो फिर 2x इक्वल, इसको इधर भेज दें तो क्या होगा y, क्वेश्चन नंबर 2, 3y माइनस 2y क्या होगा y। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो, ये तो प्रतिस्थापन से भी सॉल्व कर सकते हैं, y का मान यहाँ पुट कर लो, लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ यक्ष प्लस 4y है, 4 इंटू वाई मीन्स 2x इक्वल 180, तो यक्ष प्लस 4 गुणे 8 यक्ष इक्वल 180, 8 1 9, 9 यक्ष इक्वल 180, तो यक्ष इक्वल क्या 9 गुणे 18 20। इसलिए समीकरण नंबर 2 से हम y बराबर क्या लिख सकते हैं 2x मीन्स y इक्वल 2 गुणे यक्ष का मतलब 20, 20 दूनी 40। अतः जवाब आप यहाँ देंगे एंगल ए यक्ष माने हो तो यक्ष का मतलब 20 अंश, एंगल बी को आप y माने हैं तो y का मतलब 40, और एंगल सी को आप मान रहे हैं 3y, तो 3 इंटू y मतलब 40, 4 तिहाई 12, 120 अंश। उत्तर की जांच कर लेना है, तीनों कोणों का योग 180 ही होना चाहिए, 40 20 60, 120 में 60 जोड़ेंगे 180, और उसको इसमें रखने के बाद भी आप चेकअप कर सकते हैं, तो सब कुछ सही होना चाहिए। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, समीकरणों 5x माइनस वाई इक्वल 5 और 3x माइनस वाई इक्वल 3 के ग्राफ खींचिए। आपको ग्राफ खींचना है और इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का परिकलन भी कीजिए। ओके, तो ग्राफ हम लोग कैसे खींचे थे, एक्सरसाइज 3.2 या 3 के आसपास हम लोग खींचे थे।
वहाँ पर हम दोनों समीकरणों के लिए एक ऐसे टेबल बनाते थे। ध्यान दीजिए, एक इक्वेशन 5x माइनस वाई इक्वल 5 है, इसमें यक्स के कुछ मानों को, कम से कम दो मानों को रख के y का मान निकाल लेते हैं। जैसे x इक्वल 0 यहाँ रखते हैं, ये कंप्लीट 0 हो गया, y का मान -5 आ गया। और x इक्वल 1 रखते हैं, बच्चों ये कोई जरूर नहीं 1 ही रखना है, आपकी जो मर्जी हो रखो। 1 रखते हैं तो 5 एकम 5 से 5 कट के y 0 आ गया। इस तरह से दूसरे समीकरण के लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे। अब थोड़ा सा आप ग्राफ पेपर पे आएंगे, आप ग्राफ का पन्ना लेंगे, इसमें ग्राफ के पन्ने पर आप इन बिंदुओं को दिखाना जानते हो। 0 -5, तो 0 -5 का मतलब 1 2 3 4, कहीं यहाँ होगा 0 -5, तो इसका नाम हम a रख देते हैं, a 0 -5। और एक पॉइंट 1 0, तो 1 का मतलब यहाँ आएगा लगभग 1 0, तो इसको लिख लेते हैं हम 1 0। ओके, इसका नाम b रख देता हूँ। तो अब हम a और b को अगर मिलाते हैं तो ये जो लाइन बनेगी, ओके, थोड़ा सा सीधा आप स्केल से खींचते हो सीधा बनेगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, तो ए बी, इस समीकरण 1 का ग्राफ ये भी बन गया। दूसरे में आइए 0 -3, 0 -3 1 2 3, 0 -3 एक पॉइंट सी नाम रख लेते हैं, 0 -3। और दूसरा पॉइंट 1 0, तो 1 0 तो फिर आज यही है, तो इसी को मिला लेते हैं ऐसे, इसको सीधा कर लो। तो इनके बीच में ये जो त्रिभुज बना, प्रश्न क्या है, समीकरणों इतने और इतने के ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ को हम खींच लिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन रेखाओं, देखो ये दो रेखाएं और y अक्ष ये है, इनके बीच में ये जो हम छायांकित एरिया किए ये त्रिभुज है। तो आप लिख सकते हैं दी गई रेखाओं तथा y अक्ष, बोला है ना, इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज, दी गई रेखाओं तथा y अक्ष से बना त्रिभुज कौन है, ABC है। बना त्रिभुज ABC के शीर्ष क्या है, शीर्षों के निर्देशांक बोल दो। एक निर्देशांक क्या आया, 0 -5, दूसरा निर्देशांक क्या आया, 1 0, और तीसरा निर्देशांक क्या आया, 0 -3 है। तो ये एक पार्ट का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। बच्चों अभी हम शुरुआती दौर में हैं, आप क्लास 10th के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो अभी 10th में अभी निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़ेंगे, वहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला भी है निर्देशांक ज्यामिति में, लेकिन अभी उस फार्मूले को आप पढ़े नहीं हैं, वो तो फिलहाल आप जानते हो, अलग चीज़ है, एग्जाम में उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अभी उस सूत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अभी जो आप क्लास 9th स्तर 8th स्तर का जो फार्मूला जानते हैं वही फार्मूला हम लगा के यहाँ सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपके लेवल के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ फिगर में हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, ये जो छायांकित एरिया है, तो अगर हम इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, कौन, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो ये क्षेत्रफल बनेगा कि नहीं। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक समकोण त्रिभुज और ये भी एक समकोण त्रिभुज, तो हम यही काम करने जा रहे हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल इसके बराबर लिखना है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, OBC का क्षेत्रफल। इस बात को यहाँ लिखना बराबर, हमारा जगह प्रॉब्लम था इसलिए लिखे। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल एक समकोण त्रिभुज है, तो आप क्या करोगे, 1/2 OA गुणे OB, OA गुणे OB, 1/2 आधार गुणे लंब। त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप लिखोगे 1/2 OB गुणे OC, चाहे OC गुणे OB, कुछ भी लिखें। अब ये दोनों मान रख लो, OA कितना है, OA की लंबाई कितनी है, 5, ये माइनस से मतलब नहीं, आप स्केल से नापते तो 5 सेंटीमीटर होगा, 5। OB कितना है, OB 1,
1 रख लो। फिर -1/2 OC कितना है, OC 3 है, 3 और OB कितना है 1, तो 5/2 -3/2, तो 5 में 3 या 2/2 बराबर 1 वर्ग मात्रा या 1 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1 वर्ग इकाई। बच्चों इस वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 5 प्रश्न दिए गए हैं और ऐसे दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। तो हम पहला क्वेश्चन लिखे हैं Px + Qy = P - Q, Qx - Py = P + Q। ये समीकरण आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना, x और y का मान निकालना। बच्चों जब अक्षर के रूप में है तो सबसे बेटर होता है कि हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग करें, या आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसमें p से गुणा कर लो, इसमें q से गुणा करके घटा भी सकते हो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हम वज्र गुणन का प्रयोग करना चाहते हैं तो हम इसको इधर ला के बराबर 0 तो करते ही हैं। इस इक्वेशन को हम इसको -P - Q और इसको माइनस करके P + Q लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, x के बटे लिखते हैं, तो x के बटे लिखना था Q - P और ऐसे -P - Q और P + Q ऐसे आप लिख लेते हैं। y के बटे लिखना है, इसके आगे वाला इसके ये दोनों यहाँ लिखते हैं और ये दोनों मान यहाँ लिखते हैं, और इसको लिखना है तो PQ और ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करना होता है आपको, इसका गुणा इसमें करना है और माइनस करना है, माइनस ध्यान दीजिए -Q P + Q, और ये माइनस करना है, इसका गुणा करके भी माइनस, ये भी माइनस, तो गुणा तो प्लस हो गया, तो P - Q यहाँ लिखना होगा। उसके बाद y के बटे लिखना है, इसका गुणा इसमें करना है, -Q P - Q, और ये माइनस करके घटाना है, तो ये गुणा तो फिर माइनस में आ रहा तो प्लस हो जाएगा, P + Q, और फिर 1 के बटे इसका गुणा कर लो, -P² - Q²। एक अब यहाँ देखिए x के बटे गुणा कर लो, -PQ - Q² - P² + PQ। इधर क्या आ गया, y के बटे इसका गुणा करो, -PQ + Q², फिर इसमें गुणा करें तो +P², और ये हो गया +PQ। 1 बटे इसमें माइनस आप कॉमन लेकर P² + Q² भी लिख सकते हैं। यहाँ PQ से PQ कैंसिल होगा, यहाँ भी PQ से PQ कैंसिल होगा, तो यहाँ x के बटे क्या बचा, माइनस कॉमन लेते हैं तो P² + Q² बच रहा है, और इधर y के बटे क्या बच रहा है, P² + Q², और 1 के बटे -P² + Q²। तो अब जब वज्र गुणन विधि से आप सॉल्व करते हो तो क्या करना है, इसको एक बार लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइड x इक्वल लिखना है, तो ये मान इसके ऊपर आएगा, -P² + Q² बटे -P² + Q², ये होगा। तो ये कट के कितना आ गया, 1, और y इक्वल क्या आएगा, ये मान यहाँ जाएगा, y इक्वल P² + Q² अपॉन, ये माइनस में है, -P² + Q², -P² + Q², ये कैंसिल होकर क्या हो गया, -1। अतः x इक्वल 1 एंड y इक्वल -1। ये तो वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना हुआ। अगर आप इस नियम को नहीं लगाना चाहते तो हम थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं, आप समझना, आप विलोपन विधि से प्रयोग करना चाहते थे, इसको देखो, इसमें आप P से गुणा करते थे PQ होता, इसमें Q से गुणा करते थे भी PQ जोड़ते तो ये कैंसिल होता, तो आप P से गुणा इसमें कर लेते, P² है ऊपर लिखते समीकरण 1 में P से गुणा करके +PQY, फिर इसमें P से गुणा कर रहे हो तो P² - PQ, इसमें Q से गुणा करते तो ये हो गया आपका Q² x - Q से गुणा कर रहे हो तो PQY, Q से गुणा कर रहे हो PQ + Q², PQ + Q², जोड़ना है तो ये कैंसिल हो गया, इसमें x कॉमन ले रहे हैं तो P² + Q² आ रहा है, और यहाँ PQ से PQ कट के भी P² + Q²। अब x कॉमन यहाँ से भी इसको भाग देते तो x इक्वल 1 भी रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं x कॉमन इसमें रख के भी सॉल्व कर सकते थे, आपको जो भी दिया, आपको ये वाला मेथड अच्छा लग रहा है तो ऐसे लगाइए,
या वज्र गुणन विधि से। वैसे प्रयास ये करते हैं अक्षर हो अंक न हो तो सबसे बेटर तरीका होता है वज्र गुणन विधि से लगाना। ओके, नोट कीजिए इसको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7वें का दूसरा। ये सब कुछ आप अच्छी तरह से समझते हैं बच्चों, इसलिए हम सॉल्व करके वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी से आपको समझा दे रहे हैं। आपका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल सी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल 1 प्लस सी। हम क्या किए, इसको बाएं करके इक्वेशन को मानक रूप में ला दिए, क्योंकि हमें वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है तो बराबर 0 करके ही सॉल्व करना होता है। उसके बाद तुरंत यक्ष वाई और 1 के बटे लिखते क्या हैं, यक्ष के बटे लिखना तो यक्ष को ढको, इसके गुणांकों को बी ए माइनस सी माइनस 1 प्लस यहाँ लिख दी। वाई के बटे लिखना था, इसको ढके आगे चलो माइनस सी और माइनस 1 प्लस सी, यहाँ से ए भी लिख लिया। ऐसे इसको ढकते हैं तो ए बी और बी ए यहाँ लिखते हैं। ये एरो लगाए पहले आप इधर से गुणा करके इसको घटाते हो, तो यक्ष के बटे लिखना तो इसका गुणा इसमें किए और माइनस करके घटाए तो माइनस में आ रहा है। तो ये आप अच्छी तरह से वीडियो रोक के इसको समझो। उसके बाद यक्ष के बटे ये गुणा हम किए, इजीली आप समझ सकते हैं, वाई के बटे सब गुणा हुआ है। ओके, इसमें ए सी माइनस बी सी माइनस बी, इसको हम थोड़ा सा ऑर्डर में अपने अनुसार किए हैं, ए सी माइनस बी सी माइनस बी, और ऐसे ही इसको भी व्यवस्थित किए। इसमें सी कॉमन लिए हैं, ये माइनस बी हो गया, इसमें सी कॉमन लेके तो ए माइनस बी यहाँ दिख रहा है प्लस ए। आप वीडियो रोक के ध्यान से देखो, इसलिए यक्ष इक्वल ये मान यहाँ आ जाएगा, तो यक्ष इक्वल इतना बटे ये हो गया, और वाई इक्वल लिखना चाहिए ये मान यहाँ होगा, इसके बटे इतना, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। इस तरह से इसको नोट कीजिए, वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। अब इसी प्रकार 7वें का तीसरा भी आप समझ सकते हैं। देखो यक्ष अपान ए माइनस वाई अपान बी इक्वल 0, इस समीकरण को हम क्या किए, थोड़ा सा एलसीएम लेके देखो ना, बी यक्ष माइनस ए वाई ये बटे ए बी 0 में गुणा होगा तो बराबर 0 हो गया। और दूसरा समीकरण ऐसे दिया हुआ है कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हम क्या कि इसको बाएं साइड में करके हैं तो माइनस लगा के बराबर 0 करेंगे। अब ये कैसे लिखना होता है आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। एक्स के बटे लिखना है तो माइनस ए बी, और यहाँ कुछ नहीं तो 0 और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई के बटे लिखना है जिसका अगला स्टेप 0 और ये, और फिर बी ए, ऐसे फिर इसको लिखना है तो बी ए और माइनस ए बी। तो यक्ष के बटे लिखना तो पहले इसका गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका गुणा करोगे तो 0 होगा। वाई के बटे इसका गुणा करेंगे 0, ये माइनस तो करना है लेकिन खुद माइनस आ रहा है तो प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक के बटे यहाँ बी स्क्वायर और माइनस माइनस ए स्क्वायर तो प्लस ए स्क्वायर। यक्ष के बटे ये 0 छोड़ दिए, वाई ये 0 हटा के यहाँ 1 बटे इतना। यक्ष बराबर लिखना है, ये पद यहाँ लिख के बटे ये करना है, यक्ष बराबर वही लिखे हमसे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई बराबर लिखना है तो ये मान यहाँ करके बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे इतना, इससे ये कटा तो ए बच गया, और वाई का मान ये करके आप काट भी सकते हो, तो मान क्या हो गया बी। अतः यक्ष इक्वल ए एंड वाई इक्वल बी। वीडियो रोकिए और नोट कीजिए इसको। अब 7वें का चौथा देखिए, ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों हम लगा के ही आपको समझा रहे हैं ताकि वीडियो शार्ट हो जाए थोड़ा सा। देखिए आपके पास 2 इक्वेशन यहाँ आप बुक से मिला लो, ये 2 दिए गए हैं, इसको अथवा करके दोनों को हम थोड़ा सा दूसरे रूप में चेंज किए। क्या, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, इसको इधर करके माइनस पुस्तक लगा के बराबर 0 कर लिया। यहाँ देखो ए प्लस बी एक्स प्लस वाई लिखा, तो ए प्लस बी का गुणा यक्ष में करेंगे तो ए प्लस बी यक्ष हो गया, ए प्लस बी का गुणा वाई में करेंगे तो ए प्लस बी वाई हो गया, और इसको बाएं साइड में करके माइनस कोष्ठक लगा के बराबर 0। यक्ष के बटे वाई के बटे 1 के बटे कैसे लिखते हैं ये हर सवाल में हम समझाए आपको। अब यक्ष के बटे लिखना है तो आप वीडियो रोकेंगे आराम से, इसको ध्यान से देखो, इसका गुणा इसमें किए हैं, ये माइनस है तो माइनस ए प्लस बी इंटू देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस करना है तो ये माइनस खुद आएगा तो प्लस हो गया ए प्लस बी, और ये पद यहाँ लिखा गया। ऐसे आराम से आप इसको मिला लीजिए, वाई के बटे ये लिखे हैं और 1 के बटे ये ऐसे गुणा करके आराम से लिखे हैं। ओके, अब यक्ष के बटे ध्यान दीजिए, अब इसका हम गुणा कर रहे हैं, या गुणा करने से अच्छा ये ए प्लस बी यहाँ और ए प्लस बी यहाँ देख रहे हैं कॉमन है, हम ए प्लस बी को कॉमन लिए, ये माइनस इसके साथ करोगे माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ भी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस ये कॉमन हो चुका, ये मान पूरा लिखना है, तो ए स्क्वायर
-2ab माइनस बी स्क्वायर। इसमें देख रहे हैं जो प्लस माइनस वाले कट रहे हैं। ये काम यहाँ y के बटे ये गुणा करना है, चिन्ह का ध्यान देते हुए। a पर 3 माइनस होगा, ये गुणा आप कर सकते हो। ध्यान से देखिए जो भी कटा सब हम कैंसिल कर दिए। यक्स के बटे यहाँ देखो a प्लस बी, ये -2b स्क्वायर और -2ab यहाँ लिख दिए। y के बटे सब कट गया, ध्यान दो। देखो यहाँ 2a स्क्वायर बी है, तो यहाँ a स्क्वायर बी और यहाँ a स्क्वायर बी दो माइनस में है, तो दोनों मिलकर -2a स्क्वायर बी इससे कैंसिल हो गया। ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर हो गया और a के बी स्क्वायर 4ab स्क्वायर। ऐसे आप देख सकते हैं। फिर इसमें हम क्या किए, 2b कॉमन लिए हैं, 2b -2b, तो यहाँ b प्लस a आएगा, तो a प्लस b लिख लिए। यह जैसे है वैसे ही लिखे हैं, और इसमें से भी -2b कॉमन लेकर ये b प्लस a होगा, चाहे a प्लस b कुछ भी लिखें। अब देखिए यक्स के बराबर लिखना है, तो ये मान यहाँ करके बटे ये लिखना होता है, ये पूरा ये मान यहाँ लिख के बटे। y बराबर लिखना है तो 4ab स्क्वायर यहाँ बटे इतना। अब ये 2b से 2b कट रहा है, प्लस b से प्लस b, तो केवल a प्लस b बचा, ये माइनस माइनस प्लस b हो गया। इसमें 2 दूनी 4, b से b, तो 2ab अपॉन a प्लस b आएगा, माइनस है तो माइनस। बच्चों ये आपका आंसर होगा, यक्स इक्वल a प्लस b और y इक्वल -2ab अपॉन a प्लस b। वीडियो रोकिए और आराम से एक स्टेप नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 का 5 देखिए, इसमें बहुत बड़े बड़े अंक दिख रहे हैं आपको। ओके, तो अगर हम बचत गुणन विधि का प्रयोग करते हैं तो ये गुणा तो करना ही पड़ेगा, ये गुणा करने में बहुत परेशानी होगा। कुछ और हम थोड़ा सा सरल करने का प्रयास करते हैं। बच्चों थोड़ा सा इन अंकों पर नजर रखें, अगर हम ध्यान दीजिएगा। थोड़ा समीकरण 1 व 2 को एक ही में जोड़ दो तो देखो क्या हो रहा है। वो जोड़ने पर ध्यान देते हैं, ये माइनस में प्लस में है, तो ये तो घटाना पड़ेगा ही, तो माइनस आएगा। 8 में से 2 जा 6, 7 में से 5 घटाओगे तो 2, और 3 में से 1 घटाएंगे 226 यक्स। और जोड़ रहे हैं तो ये भी माइनस ही आएगा। 8 में से 2 जा, ये अंक तो सेम है, तो हमको लगता है कि 226 y ही होगा। जोड़ना है, दोनों निगेटिव है। 4 4 8 7 678 हो गया। -226 से सब कट रहा है, ये 226 में 3 का गुणा करो, ये 3 6 18, 3 दूनी 6 7, तो ऐसा करते हैं कि -226 से भाग देते हैं। भाग देने पर तो ये क्या हो गया, यक्स, ये हो गया y, और ये हो गया इक्वल 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही थोड़ा सा हम ऐसे देख रहे हैं, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, इसको थोड़ा सा घटा के देखते हैं, ये प्लस हो जाएगा क्या, घटाएंगे तो प्लस होगा, तो जोड़ना होगा। 8 2 10, 7 5 12, 1 13 को 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 530 यक्स हो गया। ये घटा रहे तो माइनस होगा, तो ये भी तो ऐड ही होगा, तो दोनों अंक तो सेम है, तो ये भी 530 यक्स ही आएगा। और घटा रहे हो तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो इसमें से घटा लो। 4 में से 4 जा 0, 10 में से 7 जा 3, ये भी 530 से भाग देते हैं, ये सारी y होगा। तो 530 से भाग दे रहे हैं, तो यक्स माइनस y इक्वल क्या आ गया, 1। इक्वेशन नंबर 4। अब हम अगर इनको सॉल्व करते हैं तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। समीकरण 3 व 4 को जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने पर जोड़ते हैं तो y से y कैंसिल, 2x इक्वल 4, तो दिस इंप्लाई यक्स इक्वल क्या आ गया, 2। यक्स का मान समीकरण नंबर 3 में रख लो। यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 यहाँ पर है, तो 2 प्लस y इक्वल 3, तो y इक्वल क्या गया, 1। अतः यक्स और y के मान मिल गए, यक्स इक्वल 2 एंड y इक्वल 1। ये आपका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ थोड़ा सा अंकों को देखकर आप ऐसा सेटिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अंकों का थोड़ा सा पूरा करना पड़ेगा। नोट कीजिए इसको। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है आपका। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। इस चक्रीय चतुर्भुज के इन कोणों को यहाँ दर्शाया गया है, आप बुक में थोड़ा सा देख लें।
इस चक्री चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात करना है। बच्चों, इस चक्री चतुर्भुज के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए कि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। इस बात को हम यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले। तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए अब यहाँ से समीकरण आप बनाएंगे। तो a और c का योगफल कितना होगा, 180। तो ये c कितना है, -4x, और प्लस a कितना, 4y + 20, 4y + 20, ये हो गया आपका 180। तो इसे हम ये लिख सकते हैं कि -4x + 4y = 20 को इधर भेजते हैं तो कितना होगा, 160, या 4 से तो सब कट रहा है, तो -x + y, 4 × 16, 40। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। यहाँ लिख भी सकते थे कि एंगल a + c = 180 लेकर चले हैं, और यहाँ पर एंगल b + d बराबर भी 180 होगा। तो b कितना है, 3y - 5, 3y - 5 प्लस ये क्या, -7x + 5, तो इसको लिख लो -7x + 5 = भी 180 होगा। तो फिर 5 से 5 तो कैंसिल हो रहा है, तो -7x पहले लिखते हैं प्लस 3y = 180, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको हल करना जानते हैं, अपने हिसाब से हल कर लो। इसमें 3 से गुणा करके इसमें से घटा लीजिए, या इसमें 7 से गुणा करके घटा लो, तो 3 छोटा अंक है, 3 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 घटाने पर, तो 1 में 3 से गुणा करना है, तो ये होगा -3x + 3y, 3 चौको 12, 120, ये घटाना है -7x, ये भी है प्लस 3y = 180। तो जब घटाएंगे आप, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये तो कैंसिल हो गया। -3x + 7x कितना होगा, 4x, इक्वल इसमें से घटाएंगे तो -60, तो x का मान कितना आ गया, 4 का गुणा इसमें भाग देंगे तो 15 चौको 60, तो -15। x का मान हम कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख लो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ रखो -15 रखते हो तो क्या हो गया, +15, क्योंकि खुद माइनस है, प्लस y = 40, तो y = कितना, 25। x और y का मान मिल गया। अतः आपको सभी कोणों को बताना है, एक एक कोण लिखते हैं। एंगल ए को लिखो 4y + 20, तो y कितना है, 25, तो 25 यहाँ रखो, 25 चौको 100, यहाँ साफ कर सकते हो, 25 चौको 100 × 20 बराबर कितना हो गया, 120। एंगल बी कितना, बी यहाँ पर है 3y - 5, तो y = 25, 25 × 75 - 5 बराबर हो गया 70। एंगल सी कितना होगा, सी तो आपका -4x, तो x = -15 आया है, तो 15 × -4, 15 चौको 60, धन 60 होगा। और एंगल डी -7x + 5, तो x कितना है, -15, तो 15 × 7 105, प्लस हो गया, +5 110। उत्तर जांचना भी आपको, a और c का योग 180 होना चाहिए, तो a 120 है और c 60 है, तो 120 60 180। b और d का भी योग 180 होना चाहिए, b 70 है और d 110, और 70 जोड़ेंगे तो फिर 180 होगा। तो ये चक्री चतुर्भुज प्रमाणित भी हो गया। इस चक्री चतुर्भुज के सभी कोणों को हम ज्ञात किए। बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी समाप्त हुआ। इसमें कई वीडियो हैं, थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं, इसको आप ध्यान से देखें और इसको नोट कर लें। ओके।